नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भौतिकी की एक बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मतलब सोच कर देखिए, हमारे घरों की दीवारों में लगे साधारण से सॉकेट से लेकर एकदम सूक्ष्म स्तर की भौतिकी तक का ये सफ़र कितना रोमांचक है। हम उस ऊर्जा के काम करने का तरीका समझेंगे जिसे हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन जो सच में पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल आता है। आधुनिक दुनिया को चलाने वाली ये बिजली हमेशा डीसी यानी डायरेक्ट करंट क्यों नहीं होती? हम एसी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से और वो भी बिना ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसी खूबी की वजह से बिजली को हज़ारों किलोमीटर दूर तक भेजना न सिर्फ मुमकिन हो पाता है, बल्कि ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। अच्छा, अब जरा इन दो महान चेहरों पर नजर डालिए। ये हैं निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। आपने शायद थॉमस एडिसन के डीसी सिस्टम के खिलाफ हुए उस ऐतिहासिक करंट के युद्ध या वॉर ऑफ द करंट्स के बारे में सुना होगा। तो बस उस युद्ध के असली हीरो यही दोनों थे। सच कहूं तो आज पूरी दुनिया में जो एसी पावर का राज है ना, वो इन्हीं के विजन और कमाल के वैज्ञानिक दिमाग का ही नतीजा है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का परिचय, फिर टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का प्रभाव। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर पर एसी वोल्टेज, फिर फेजर की अवधारणा को समझेंगे और आखिर में प्रेरक यानी इंडक्टर और संधारित्र यानी कैपेसिटर पर एसी वोल्टेज के असर को बारी बारी से जानेंगे। चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का परिचय, जो हमारे आधुनिक ऊर्जा की नींव है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किसी एक ही दिशा में बहने वाली सीधी नदी की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें करंट और वोल्टेज एक खास लय में समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। अगर हम इसे गणित की भाषा में कहें तो ये एक साइन फंक्शन की तरह काम करता है, जहां ऊर्जा की लहरें नियमित रूप से अपनी दिशा और अपनी ताकत बदलती रहती हैं। अब चूंकि एसी की दिशा हर पल बदलती रहती है, तो जाहिर है इसे मापना भी थोड़ा अलग ही होगा। इसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर या शॉर्ट में कहें तो आरएमएस धारा का इस्तेमाल करते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। ये पीक करंट का लगभग 0.707 गुना होता है। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है ना, वो असल में यही आरएमएस वोल्टेज ही होती है। इससे पावर की कैलकुलेशन ठीक वैसी ही आसान हो जाती है जैसे डीसी में होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का प्रभाव और कैसे उन्होंने करंट का युद्ध जीता। इतिहास के पन्नों में निकोला टेस्ला के वो अद्भुत आविष्कार जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और पॉलीफेज सिस्टम हमेशा अमर रहेंगे। और जब टेस्ला की इस गजब की प्रतिभा को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे दूरदर्शी इंसान का साथ मिला ना, तब जाकर पूरी दुनिया के लिए हाई वोल्टेज पर बिजली का ट्रांसमिशन मुमकिन हो पाया। इसी शानदार साझेदारी ने वॉर ऑफ द करंट्स का फैसला हमेशा के लिए एसी के पक्ष में कर दिया। अब हम आते हैं खंड 3 पर, प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर पर एसी वोल्टेज का पूर्ण सामंजस्य। यहां से हमारा असली विश्लेषण शुरू होता है, जहां हम 3 बुनियादी सर्किट घटकों को देखेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सरल वाले से, जो है एक साधारण सा रेजिस्टर। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि एसी करंट इसके अंदर आखिर बर्ताव कैसे करता है। स्क्रीन पर दिए गए इन समीकरणों को देखिए। एकदम साफ पता चल रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों के मान बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक प्योर रेजिस्टर के अंदर ये दोनों बिल्कुल एक साथ अपने न्यूनतम, शून्य और अधिकतम मान तक पहुंचते हैं। कोई भी एक दूसरे से आगे या पीछे नहीं भागता। मतलब एक रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट पूरी तरह से इन फेज या कह लें एकदम समान कला में बहते हैं। इनके बीच तालमेल की कोई कमी नहीं होती। और क्योंकि ये दोनों एकदम परफेक्ट सिंक में हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार खर्च होती रहती है और जूल हीटिंग यानी ऊष्मा या गर्मी के रूप में बाहर निकलती रहती है। चलिए अब रुक करते हैं खंड 4 का, फेजर की अवधारणा यानी अदृश्य को देखना। देखिए, अभी तक तो रेजिस्टर में सब कुछ एकदम परफेक्ट तालमेल में चल रहा था, लेकिन आगे आने वाले सर्किट घटकों में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए उस बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हमें एक ऐसे विजुअल टूल की जरूरत पड़ेगी जो इस अदृश्य और थोड़े मुश्किल गणित को हमारी आंखों के सामने साकार कर सके। और बस यहीं से एंट्री होती है फेजर की। अब ये फेजर है क्या? इसे समझने के लिए आप बस एक तेजी से घूमते हुए पहिए या घड़ी की सेकंड वाली सुई की कल्पना कर लीजिए।
जब हम जटिल साइन तरंगों और उनके बीच के टाइम गैप को परखते हैं तो फेजर उन्हें एक साथ घूमते हुए तीरों के रूप में हमें दिखाता है। इस आसान से तरीके से वोल्टेज और करंट के बीच का फासला, या तकनीकी भाषा में कहें तो गणितीय कला अंतर, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें खंड पर, प्रेरक यानी इंडक्टर पर एसी वोल्टेज और उसका पीछे रह जाना। यहां आता है हमारा दूसरा घटक, इंडक्टर। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा किसी इंडक्टर से गुजरती है तो वो जो खूबसूरत सा सामंजस्य हमने रजिस्टर में देखा था ना, वो यहां पूरी तरह से टूट जाता है। इस समीकरण में जरा उस माइनस के निशान पर गौर कीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माइनस साइन हमें साफ साफ बता रहा है कि इस सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज के मुकाबले पूरे 1/4 चक्र पीछे रह जाता है। होता क्या है कि इंडक्टर अपने अंदर एक खास तरह का गुण पैदा करता है जिसे हम प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये काम तो बिल्कुल एक रेजिस्टर की तरह ही करता है, यानी करंट को सीमित करना। लेकिन ये ऊर्जा को गर्मी में नहीं बदलता, बल्कि करंट के बहाव में समय की एक देरी पैदा कर देता है। इसीलिए इसमें करंट हमेशा वोल्टेज के पीछे पीछे ही चलता है। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि यह देरी कोई छोटी मोटी देरी नहीं है। यह पूरे 90 डिग्री का कलांतर या फेज शिफ्ट होता है। वोल्टेज पहले ही आगे निकल जाता है और करंट ठीक 90 डिग्री पीछे से उसका पीछा करता है। सच कहूं तो यह एसी सर्किट का एक बहुत ही शानदार और अनोखा गुण है। अब आते हैं खंड 6 पर, संधारित्र यानी कैपेसिटर पर एसी वोल्टेज आगे निकलना। अब हम अपने तीनों घटकों के विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि एक कैपेसिटर निरंतर बदलने वाली इस प्रत्यावर्ती धारा के साथ कैसा बर्ताव करता है। क्या यह भी इंडक्टर की तरह ही काम करेगा? चलिए देखते हैं। यहां समीकरण में मौजूद प्लस चिन्ह पर ध्यान दीजिए। यह प्लस साइन ये दिखाता है कि यहां इंडक्टर में देखे गए प्रभाव का बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है, एकदम एक दर्पण प्रतिबिंब की तरह। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, एसी सर्किट का हर आधा चक्र अपनी दिशा बदलता है। इस वजह से कैपेसिटर भी लगातार खुद को चार्ज और डिस्चार्ज करता रहता है, और इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया का असर यह होता है कि करंट वोल्टेज से आगे की ओर खींचने लगता है। यानी कैपेसिटर के मामले में करंट वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री आगे चलता है। तो अगर हम एक समरी दें तो इस तुलनात्मक विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एसी सोर्स के साथ रेजिस्टर बिल्कुल सामंजस्य में रहता है। इंडक्टर करंट को पीछे धकेलता है और कैपेसिटर उसी करंट को 90 डिग्री आगे खींच लेता है ना कमाल की बात? और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारी भौतिकी कितनी तार्किक है। अब जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर करंट निरंतर बह रहा है लेकिन शुद्ध इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच ठीक 90 डिग्री का अंतर है, तो एक पूरे चक्र में कुल ऊर्जा की खपत शून्य हो जाती है। जी हां, बिल्कुल शून्य। वे सिस्टम से ऊर्जा उधार लेते हैं और फिर अगले ही पल उसे वापस कर देते हैं। इस अदृश्य स्पंदन की दक्षता सच में हैरान करने वाली है। प्रकृति बिना ऊर्जा नष्ट किए इतनी शक्ति का संचार कैसे कर लेती है? क्या यह अपने आप में किसी जादू से कम है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।